देखो ध्यान से, हम लोग को क्या पढ़ना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। हमने क्या सीखा कि जब एक कॉलॉइड्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो वह अपशिष्ट पदार्थ जो होता है जिसे क्रिस्टलोइड्स कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, क्रिस्टलोइड्स। तो उसे हम लोग अलग करते हैं और उसे अलग करने के लिए जिस मेथड का हम लोग यूज करते हैं उसे बोला जाता है डायलिसिस। क्या बोला जाता है? तो सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनेशन को लिख लेते हैं। लिखते हैं क्या कि जब कॉलॉइड से क्रिस्टलोइड्स को, जब कॉलॉइड से क्रिस्टलोइड को अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, तो यह प्रक्रिया प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स कहलाती है। क्या कहलाती है? प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। तो देखिए ऐसा हमारे पास कोई कंटेनर होगा। इस कंटेनर में हम क्या कर रहे होंगे कि इधर से हम लोग वाटर को पास कर रहे होंगे। किसको पास कर रहे होंगे? इस बीच में एक सेल मेम्ब्रेन होगा, ये क्या होगा? एक सेल मेम्ब्रेन होगा। इस सेल में बहुत सारे क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। बहुत सारे क्या होंगे? और ऐसे करके इस कंटेनर में वाटर फुलफिल होगा। ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया कि इधर से यदि हम वाटर डाल रहे हैं, हमको वाटर को क्या करना होगा? रिलीज भी करना होगा। तो हम यहाँ से एक क्या कर रहे हैं, पाइप को निकाल के और इसमें से वाटर को क्या करेंगे? रिलीज कर लेंगे। इस स्थिति में यह जो है, यह मेरा क्या है? एक सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब ध्यान से समझिएगा कि इस हमारा जो कॉलॉइड्स है वो 100% प्योर नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि बहुत सारे क्रिस्टलोइड्स होंगे। तो इसमें ऐसे छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिसे हम देखिए सेकेंड कलर से इंडिकेट करते हैं। ये क्या होंगे? क्रिस्टलोइड्स। क्या होंगे? यहां पढ़ना है कि जब एक कॉलॉइड से क्रिस्टलोइड्स को अलग किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, जिसमें फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है डायलिसिस। क्या पढ़ना है? डायलिसिस। तो पहले इसे कॉपी कीजिए, फिर हम लोग डायलिसिस के बारे में पढ़ते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स में पहला पॉइंट क्या होता है? हमने क्या बोला? डायलिसिस। क्या बोला? देखिए यहां से ध्यान से समझिएगा, कुछ चीज हमने बेसिक आप लोग को पढ़ा दिया है कि हमने पढ़ाया था कॉलॉइड्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से क्या होगा? छोटा। जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, और एक का साइज 1000 नैनोमीटर से अधिक। तो हम लोग ने क्या सीखा था कि हमारे पास जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, मतलब जिस कॉलॉइड का साइज यदि 1 नैनोमीटर से छोटा है तो उसे हम फिल्टर पेपर से भी साफ नहीं कर सकते हैं। तो देखो कॉलॉइड्स का हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स में डायलिसिस को पढ़ रहे हैं। तो डायलिसिस की प्रक्रिया जो होती है यह कॉलॉइड्स और क्रिस्टलोइड्स को क्या करता है? अलग करने की होती है। तो पहली बात यहाँ से ये समझना है कि यदि हम डायलिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मतलब जो भी क्रिस्टलोइड्स होंगे वो तो आसानी से बाहर आ जाएंगे। इसलिए बाहर आ जाएंगे क्योंकि इनका साइज क्या है? 1 नैनोमीटर से छोटा। और हम लोग जानते हैं कि जिसका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है उसे प्यूरिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यह आसानी से आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन में, जैसे हमारे पास ब्लड का कॉलॉइड्स है, क्या इस सेल मेम्ब्रेन को ब्लड पार करेगा?
नहीं करेगा। बोलो करेगा। तो इससे हमने क्या देखा कि जब एक डायलिसिस की क्रिया होती है क्रिस्टलोइड्स क्या हो जाता है अलग, और हमारा ब्लड क्या हो जाता है कोलाइड्स के फॉर्म में। इसी दोनों को अलग करने के लिए हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स को। तो देखिए हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इस प्रक्रिया कहेगा तो डायलिसिस ना, तो इस प्रक्रिया में कोलॉइड्स और क्रिस्टलोइड्स दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि क्रिस्टलोइड्स का साइज कितना होता है, क्रिस्टलोइड्स का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, जो सेल मेम्ब्रेन को आसानी से पार कर जाता है, जो सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, आसानी से पार कर जाता है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचते हैं, कोलॉइड्स। क्या बच जाते हैं, कोलॉइड्स बच जाते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या देख लिया कि इस प्रक्रिया में कोलॉइड्स और क्रिस्टलोइड्स दोनों क्या होते हैं, अलग अलग करा, क्योंकि क्रिस्टलोइड्स का साइज क्या होता है 1 नैनोमीटर से छोटा, और जब साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा तो सेल मेम्ब्रेन को आसानी से पार कर जाएगा। अब इस फिगर में देखिएगा कैसे होगा कि इस फिगर में जो हमारे पास क्रिस्टलोइड्स है ये कैसे आ जाएगा बाहर, ऐसे करके सारा का सारा क्रिस्टलोइड्स क्या आ जाएगा बाहर, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ निकल कहाँ जाएगा, चैम्बर के बाहर। जब चैम्बर के बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन बचा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचेंगे, कोलॉइड्स। और इसी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, डायलिसिस। लोगों ने क्या देखा कि डायलिसिस की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत धीरे धीरे होगी, तो डायलिसिस की प्रक्रिया होने के लिए हमारे पास बहुत समय लग जाएगा। तो इसमें लिख लेते हैं कि यह प्रक्रिया, क्या लिख लेते हैं, यह प्रक्रिया या यह प्रोसेस बहुत धीरे होता है। कितना होता है, बहुत धीरे होता है, जिससे इसमें 1 या 2 दिन का क्या लगता है, समय, 1 या 2 दिन का समय लग जाता है। चलिए इसी का दूसरा पॉइंट है हमारे पास, इसी का दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोडायलिसिस। पहले आप लोग इसे कॉपी करें, फिर हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस की तरफ चलते हैं। वो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स का दूसरा पॉइंट है, जिसको हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो देखो नाम तो सुना होगा, इलेक्ट्रो कहेगा तो इसमें क्या होगा, विद्युत। कह रहा है कि जब किसी डायलिसिस की प्रक्रिया में हम 2 इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं, क्या करेंगे, जब किसी डायलिसिस की प्रक्रिया में 2 इलेक्ट्रोड को लगा देंगे तो इलेक्ट्रोड के लगाने के बाद जो डायलिसिस होता है उसी डायलिसिस को किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस के नाम से जानते हैं। अब देखिए थोड़ा फिगर में आप लोग चेंज क्या कीजिएगा कि यहाँ पे एक हम लोग इलेक्ट्रोड यहाँ लगा रहे हैं और एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा रहे हैं। बोलिए हमने लगा दिया, हमने क्या बोला कि इस इलेक्ट्रोड में हमने पॉजिटिव चार्ज को रखा और इस इलेक्ट्रोड पे हमने क्या रखा, निगेटिव चार्ज को। पॉजिटिव कहेगा तो बाबू एनोड होगा, नेगेटिव कहेगा तो कैथोड होगा। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है या इलेक्ट्रोड जो होता है वह 2 अलग अलग चार्ज के होते हैं, एक पे पॉजिटिव और दूसरा पे निगेटिव। हमने क्या देखा कि जब डायलिसिस की प्रक्रिया में 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं तो इलेक्ट्रोड को लगाने के बाद जो डायलिसिस होता है उसी डायलिसिस को किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस के नाम से। इलेक्ट्रोडायलिसिस में
बहुत कम समय लगता है, किसकी अपेक्षा? डायलिसिस की अपेक्षा। तो डायलिसिस में यदि 2 या 3 दिन लगता है तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोडायलिसिस में 2 या 3 घंटे में समाप्त किया जा सकता है। इसका अगला जो पॉइंट होता है वो होता है परसिस्टेंट डायलिसिस। इसका अगला पॉइंट क्या होता है? परसिस्टेंट डायलिसिस, जो हमारे प्यूरिफिकेशन का थर्ड है। थर्ड प्रोसेस ये है कि परसिस्टेंट डायलिसिस में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोडायलिसिस को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, जब इलेक्ट्रोडायलिसिस को लंबे समय तक किया हुआ छोड़ दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि डायलिसिस होने के बदला वो क्या होता है? कोआगुलेट हो जाता है। और जब डायलिसिस की प्रक्रिया में कोआगुलेशन होता है तो वह क्या बनाता है? क्या बनाता है? गलत। क्या बनाता है? पार्चमेंट डायलिसिस ना, तुमसे पूछ रहे हैं, अरे तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं। हमारा थर्ड जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स का थर्ड पार्ट क्या है? परसिस्टेंट डायलिसिस। परसिस्टेंट डायलिसिस कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रोडायलिसिस की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है तो कोलाइड्स का क्या होता है? कोआगुलेशन। और हम लोग क्या देखते हैं कि कोआगुलेशन उस स्थिति में होता है जब कोई मॉलिक्यूल्स अपनी स्टेट को क्या करता है? बदलता है। जैसे हमने बताया कि हम लोगों के पास एक कोलाइड था, किसका? मिल्क का। और मिल्क में जब हम लोगों ने नींबू के रस को निचोड़ा था तो वह क्या हुआ? कोआगुलेट होकर क्या बनाया? एक कोलाइड्स। तो इस प्रकार से सेम वह एक डायलिसिस की प्रक्रिया होती है कि जैसे जैसे हमने सपोज करते हैं कि इस सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास ब्लड का कोलाइड्स है। किसका कोलाइड्स है? ब्लड का। यदि हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस की प्रक्रिया को लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो यह ब्लड क्या होगा? कोआगुलेट। और जब ब्लड कोआगुलेट होगा तो ब्लड क्या होगा? फट जाएगा। और जब ब्लड फट जाएगा तो मनुष्य की क्या होगी? मृत्यु। इसे हम कह सकते हैं कि परसिस्टेंट डायलिसिस जो होता है वह मनुष्य के लिए क्या होता है? घातक। इसको लिख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोडायलिसिस की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है तो कोलाइड्स का क्या होता है? कोआगुलेशन। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? परसिस्टेंट डायलिसिस। ये था हमारा लास्ट से सेकेंड टॉपिक। अब हम लोग इस चैप्टर के सरफेस केमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है इमल्सन, और उसे कुछ देर बाद हम लोग रीड करते हैं। पहले से आप लोग